ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, पता है आप सभी को? हर किसी को पता होगा। ठीक है। इनका नाम तो पता है ना? इनका नाम क्या है? द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अच्छा, आगे चलो। यहाँ पे जो है वो मैंने पूरा लिस्ट एक लगा रखा है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 टू 2022। 2022 तक का जो है इसमें लगा रखा है, बट यहाँ पे देखो कुछ चीजें इसमें आपको मिसिंग है। ठीक है। कुछ चीजें जो है यहाँ पर में मिसिंग है, तो इसका एक पूरा स्लाइड जो है मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो हमें जो है वो प्रेसिडेंट के बारे में पता भी होना चाहिए कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था, दूसरे राष्ट्रपति का नाम क्या था। पहले राष्ट्रपति का नाम तो हर किसी को पता रहता है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे और तीसरे से पूछा जाता है कि दूसरा और तीसरा राष्ट्रपति हमारे देश के कौन है, कौन थे। ठीक है। चलो भाई साहब, बात करें अब इसकी। अब ऑलमोस्ट जिनको ज्वाइन होना था वो ज्वाइन हो चुके हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनका आर्टिकल कौन सा है? कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक प्रेसिडेंट की बात की गई है? और कोई? 71? 61? ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? एनीवन? चलो मैं बता देता हूँ। हमारा जो हम जो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में जो हम कुछ भी पढ़ते हैं, वो आपका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? वो आपका आर्टिकल है 52 से लेकर के कहाँ तक का? 61 तक का? नहीं जी, 78 तक का है। ठीक है, 78 तक का है आर्टिकल, 52 से 78 तक। ठीक है। और ये भाग कौन सा है, पार्ट कौन सा है? ये एक दो तीन चार तो हो चुका है। कौन सा भाग है? पांच। भाग संख्या 5 है। ठीक है। आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। ठीक है। सबसे पहले हमें यह जानना रहता है इसमें कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे और वर्तमान में है, उनका क्रम कौन सा है। ठीक है। कभी कभार आपको असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता है, रेयरली पूछ लेता है। तो हमें पता होना चाहिए कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे कौन, तीसरे कौन, चौथे कौन, है ना? यहाँ पर मैंने टोटल जितने भी राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो देश के 15वें राष्ट्रपति है, ये याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू क्या है? देश के 15th प्रेसिडेंट है। ठीक है। तो 14th कौन होंगे? 14th कौन होंगे? तो 14th होंगे ये रामनाथ कोविंद जी। ये 14वें थे। और द्रौपदी मुर्मू कौन सी है? 15वें राष्ट्रपति है। ठीक है। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहला राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका टेन्योर क्या था? 1950 से लेकर के 1962 तक का इनका टेन्योर था। ठीक है। उसके बाद से जो आपका आता है, वो आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, इनके नाम पे कोई दिन, कोई दिवस मनाया जाता है, बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5th ऑफ सितंबर। ठीक है, टीचर्स डे को रूप में हम इनके बर्थडे को मनाते हैं, जिनका टेन्योर क्या था? 1962 से लेकर के 1967 तक का। फिर दूसरे तीसरे आते हैं जाकिर हुसैन। ठीक है। इनका आप क्रम याद रखिएगा, रो याद रखिएगा। ठीक है। पहले से लेकर के जो 14th तक है उनका रो याद रखिएगा, पूछ लेता है ना? फिर आते हैं वीवी गिरी साहब, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर आते हैं, फिर नेक्स्ट फिर आते हैं वीवी गिरी, फिर आते हैं फरुद्दीन अली अहमद, फिर आते हैं बी डी जट्टी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। जेल सिंह से याद रखिए, ज्ञानी नहीं भी याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। ये पूछ लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो आप ऊपर से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
अब मैंने यहाँ पे 14th लिखा है और यहाँ भी 14th लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो किसी किसी का नाम जो है रिपीट हुआ है। एक वीवी गिरी साहब, वापिस से वीवी गिरी साहब। ठीक है, तो नाम रिपीट वाले को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इसका क्रम याद रखिएगा, बाकी इनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। आपका आपको बस ये फोकस करना है करंट में जो द्रौपदी मुर्मू जी है उनका रो क्या है, उनका सीरियल नंबर कौन सा है। ठीक है, और वो कब इलेक्टेड हुई थी, 25 ऑफ जुलाई 2022 को। ठीक है, अच्छा इनका टेन्योर कब खत्म होगा, टेन्योर कब खत्म होगा बताइए, इसका इनका टेन्योर कब खत्म होगा। 2027। अच्छा, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर कोई एक बार राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है, तो दूसरी बार बन सकता है लेकिन फिर वो तीसरी बार नहीं बन सकता। तो क्या ये सिस्टम हमारे देश में भी है कि अगर द्रौपदी मुर्मू जी एक बार बन गए हैं फिर दूसरी बार बन जाएंगे तो फिर तीसरी बार नहीं बन सकते? ऐसा कोई नियम कानून है क्या हमारे देश में? बताइए, है नहीं है ना? ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आती है बात भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ही बेसिक सी जानकारी यहाँ पर मैं दी हुई है, सिर्फ समझने के लिए, याद रखने के लिए नहीं। भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में कार्यपालिक के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। ब्रिटेन में क्या है, आपका क्राउन शासन चलता था, क्राउन का, है ना। क्वीन एलिजाबेथ वगैरह कहाँ के हैं, वही के हैं। ठीक है, तो उनको क्या अभी क्या कर रखा है, उनको सिर्फ एक नाम मात्र का रख रखा है। ठीक है, कि भाई साहब अब कोई निर्णय लेने वाले हैं। ओरिजिनल तो ब्रिटेन में भी कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहां के, जो भी निर्णय वगैरह लेंगे। सिर्फ एक क्या है, ये नाम मात्र के हैं कि बस दिखावे के लिए है कि सर आप, हम कुछ भी करेंगे तो आपके नाम से करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे कि इसका अभी करंट में आप एग्जांपल समझिएगा, तो जो युवा नेता होते हैं, ठीक है, किसी कॉलेज के या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी युवा नेता होंगे, तो वो किसी न किसी विधायक के नाम पे आपसे मिलते होंगे, आपसे आप जानते होंगे उनको, है ना। तो क्या होता है कि नाम पे किसी किसी न किसी के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं ये। ठीक है, और ओरिजिनल पावर किनके पास होता है, तो देश के प्रधानमंत्री के पास होता है। और देश के पहले नागरिक होते हैं, ये हर किसी को पता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं ये। बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोस्ट होती है ये। फिर आते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और भारत गणराज्य के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। चलिए जी, ठीक है। फिर आता है आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जब जब इनका आर्टिकल आएगा, है ना, तब इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल कौन सा है इनका, आर्टिकल है 55, आर्टिकल 55। ठीक है, अब देखो मैंने कल की क्लास में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने कल आपको डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बीच में डिफरेंस बताया था। बताया था कि नहीं बताया था, कि डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। डायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शन में आप मुझे चुन सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन में अगर मैं खड़ा होता हूँ आप लोगों के साथ, मतलब साइड से, तो आप मुझे चुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे अपने सीनियर को चुनना है। ठीक है, मुझे जो है वो राष्ट्रपति को चुनना है या फिर किसी ऐसे पर्सन को चुनना है जिसे सिर्फ एमएलए एमपी चुन सकते हैं। मैं क्या हूं, मैं हूं एक एमएलए। ठीक है, मैं सिर्फ एमएलए एमपी को ये राइट है कि हम उनको चुन सकते हैं। तो आपने मुझे चुना, ठीक है, और मैं किन को चुनूंगा, मैं उनको चुनूंगा। तो हुए कि नहीं, एक तरह से चुना है आप ही ने। ठीक है, एक तरह से चुना है आप ही ने, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? रोल तो आपका दोनों में है। ठीक है, रोल तो आपका दोनों में है, अगर आप मुझे नहीं चुनते तो मैं उनको नहीं चुनता, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? रोल इन सिटीजन ऑफ इंडिया का रोल दोनों में होता है, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, आगे देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन सभी राज्यों के विधान मंडलों, दिल्ली और पौंडीचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो यूनियन टेरिटरी है उनमें से कितने स्टेट्स के पास विधानसभा है, सॉरी विधान मंडल है। यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश, वो कितने यूनियन टेरिटरी के पास खुद का अपना विधान सभा है, विधान मंडल है, बताइए। कितने हैं वो पूछ रहा हूँ। बताओ। देखो, तीन है, तीन। ठीक है, तीन है, तीन के पास खुद का जो है वो विधानसभा है।
ठीक है। ऊपरी सदन और द्वितीय सदन जिसको कहते हैं वो है उनके पास। पहला आपका नाम यहाँ पे दिख रहा है दिल्ली, दूसरा आपको दिख रहा है पौंडीचेरी, और तीसरा याद रखिएगा जम्मू एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उनके सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन का एग्जांपल लेके बताया है कि कैसे एमएलए एमपी चुनते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, विधानमंडल के हैं तो वो बिल्कुल चुनेंगे कि वो एमएलए हैं एमपी हैं, बिल्कुल चुनेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर मैं, यहाँ पे बात आती है आर्टिकल 74 की। अब मैंने सीधा यहाँ पे आर्टिकल 74 क्यों लिखा है, तो पढ़िए इसको क्यों लिखा है। बिकॉज मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ राष्ट्रपति के बारे में, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए या हो सकता है आपको पता होंगी। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, इन द आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने के लिए सहायता और सलाह देती है। मतलब क्या, मतलब समझे क्या। रुको मैं इसका मतलब आपको अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है, देखो बस आप आर्टिकल याद रखना। अब ना यहाँ पर मैं एक एक्स वाई जेड, ये एक समूह है, ये क्या है, ये मंडल है, मंत्रिमंडल है। क्या है, मंत्रिमंडल। ठीक है, ये मंत्रिमंडल है। और यहाँ पर में ए जो क्या है वो राष्ट्रपति है, वो क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है ना वही करेंगे। ठीक है। अब प्रेसिडेंट ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो थोड़ी कहीं पे आके स्पीच देंगे आपके पार्टी के मतलब समर्थन में, पार्टी के सपोर्ट में, नहीं, वो नहीं दे सकते। आपने कहीं पे देखा है, जैसे द्रौपदी मुर्मू एनडीए की है, तो आपने कहीं पे देखा है उनको भाषण देते हुए बीजेपी के समर्थन में, कहीं पे भी देखा है। वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो पूरे इंडिया का वो लीड कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है वो पूरे इंडिया को, ना कि किसी पार्टी को। समझ में आया कि नहीं आया। है वो बेशक से एनडीए गठबंधन की, सॉरी एनडीए की, लेकिन वो कभी भी एनडीए का सपोर्ट करते हुए आपको कहीं पे भी नहीं दिखेंगी, और एक कोई भी राष्ट्रपति नहीं दिखेगा आपको ऐसे करते हुए। ठीक है जी। तो क्या करते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का काम क्या होता है, जब हम राष्ट्रपति का कार्य देखेंगे ना तब हम इसमें और अच्छे से समझेंगे। बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो मंत्रिमंडल जो कहेंगे ना, मंत्रिमंडल जो कहेंगे, मंत्रिमंडल क्या देते हैं, सलाह देते हैं, सलाह को कहते हैं एडवाइस, कि सर आप ऐसे नहीं, मैडम आप ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। ठीक है। एक बिल आप लास्ट में जब पार्लियामेंट हमारा, ठीक है, पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। बिल कहां से पास होता है, अमेंडमेंट कहां होते हैं, आर्टिकल 368। बताया है मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में कि आर्टिकल 367 के अंदर कुछ केसेस बताए थे मैंने आपको, है ना। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय भारत संघ, है ना, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बताया था कि नहीं बताया था, जिसमें संशोधन की पावर किसके पास है। अरे भाई संसद के पास पावर किसके पास है, आर्टिकल 368 किसके पास है, तो ये है संसद के पास, है ना। संशोधन कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। बस ये इतना बात याद रखिए, इनको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। और जब भी आप क्लास में आते हैं तो अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके आइए। ठीक है। सब कुछ शांति से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिकॉज ये जो आप दूसरे टीचर से समझेंगे तो वो सीधा आपको बताएगा, समझा समझा, नहीं समझा चलो आगे बढ़ो। ठीक है, पेड क्लास की बात कर रहा हूँ, फ्री की बात नहीं कर रहा। देखो क्या होता है कि आप, संसद क्या करती है, संशोधन कर सकती है। और क्या कर सकती है संसद, संसद जो है वो किसी बिल को जो है वो अप्रूव करने के लिए किसके पास भेजती है, प्रेसिडेंट के पास भेजती है। या फिर मैं सरकार इसको इस तरीके से समझाऊं आपको, थोड़ा सा इरेज करने दो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का, नॉट ओनली फॉर रेलवेज। जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा तो रेलवे से पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स पूछा जाता है, बट ये अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिएगा यहाँ पे मैंने बात करता हूँ मिनिस्टर्स की, मिनिस्टर्स की। अच्छा छोड़ो, तुम है, तुम हो, ये रहा, तुम ये रहे। ठीक है, आप समझिए कि आप ये रहे, मिनिस्टर्स ये रहा, पार्लियामेंट ये रही। ठीक है। और पार्लियामेंट के बाद कहाँ गया, प्रेसिडेंट ये रहा। ठीक है, प्रेसिडेंट ये रहे, और ये बन गया आपका बिल बन गया। ठीक है। अब देखो, आपने किसी मंत्री को चुना है अपने राज्य से, अपने इलाके से, तो आपकी कुछ डिमांड्स होंगी कि आपने कुछ सोचा होगा कि नहीं नहीं ये मंत्री ने जो है वो अपने राज्य में इतना विकास किया है, तो अगर हम इस मंत्री को वोट देंगे तो हमारे राज्य में भी वो विकास करेंगे, हमारी मांगों को उठाएंगे, है ना, पार्लियामेंट में, संसद में अपनी मांगों को रखेंगे, है ना। तो आपने ये सोच करके मिनिस्टर्स को बनाया है। अब मिनिस्टर क्या करते हैं क्या नहीं करते उसको, वो हमारा टॉपिक नहीं है ना। तो मिनिस्टर्स कहाँ गए, मिनिस्टर्स गए पार्लियामेंट गए। ठीक है, एमएलए एमपी जो होंगे वो गए पार्लियामेंट, जिनको लोकसभा राज्यसभा की टिकट मिली हुई है, तो वो गए पार्लियामेंट, वो बैठेंगे यहाँ पर में। अच्छा जी,
अब वो आपकी बातों को क्या करेंगे, संसद में उठाएंगे। वो कहेंगे देखिए ऐसा बात है, इस राज्य को ये दर्जा, जैसे बिहार को अभी कह रहे हैं कि ना विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो वहां के बिहार के जो मंत्री होंगे वो जाकर के यहाँ पे कहेंगे कि देखिए ऐसी सी बात है, बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब क्यों मिलना चाहिए, दिस इज नॉट आवर टॉपिक, है ना, बस इतना समझो कि मिलना चाहिए। तो ये गए, अब पार्लियामेंट में ये संशोधन करके जो है ना, ये गया प्रेसिडेंट के पास। कहाँ गया, प्रेसिडेंट के पास गया। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के हाथ में आया ये। अब प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट उन्होंने पढ़ा, प्रेसिडेंट ने, ठीक है, महोदया ने पढ़ा। अब उनको ठीक लगा या ठीक नहीं भी लगा, ठीक है, तो वो नहीं पे तुरंत साइन नहीं कर सकते। उनको उसके लिए किसकी आपको सलाह लेनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी पीएम की। अब मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये बात याद रखिएगा। तो देखो, जब यहाँ के मिनिस्टर्स यहाँ पे बात उठाते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ हाँ या ना हो रहा है, तो अपने पीएम को कहेंगे कि सरकार कुछ कीजिए। तो पीएम जाएंगे प्रेसिडेंट के पास सलाह लेने के लिए, सलाह देने के लिए। ऐसे तो सलाह जो है वो प्रेसिडेंट को आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी देते हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग टॉपिक है। तो प्रेसिडेंट के पास गए, अब प्रेसिडेंट हाँ या ना करेंगे, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा सलाह। ठीक है, किसकी सलाह लेनी पड़ेगी, तो मंत्रिमंडल की सलाह लेनी पड़ेगी, है ना। तो वही बात वहां पे कहा गया है कि आर्टिकल 74 में जो है वो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति कोई भी काम अपने से नहीं करेंगे, उनको उसके लिए मंत्रिमंडल की क्या लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी। बताइए, इतना बात क्लियर है क्या आप सभी को, क्लियर है ये बात। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आर्टिकल 74। देखिए, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने बताया ना अभी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री of India, aids and advise the president in discharging his duties and functions. All business and executive actions of the government of India are transacted in the name of the president। मतलब क्या, कोई भी काम कर रहे हैं राष्ट्रपति के नाम पे, कोई काम कर रहे हैं राष्ट्रपति के नाम पे, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 74। अब आ रही आती है आर्टिकल 52 की। आर्टिकल 52 क्या कहता है, ये उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन ये बात यहां पर तो लिखी गई है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और वह पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है, ठीक है जी, ये तो हमें पता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये भी हमें पता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि भारत के संविधान में ये बात लिखा गया है क्या, है ना, ये लिखा गया है कि भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होंगे। एक देखो, ये जो प्रथम नागरिक है ना, ये इनको ना कह सकते हैं ऑनर में मिलता है। ऑनर का मतलब क्या होता है, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, ठीक है, सम्मान किया जाता है कि ये कितनी बड़ी पोस्ट है, तो इनको प्रथम नागरिक ऐसे हम कह देते हैं। लेकिन ये भारतीय संविधान में से कोई स्पष्ट तरीके से उल्लेख नहीं है कि होगा ही प्रथम नागरिक ये ही है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि ये क्या संविधान में इसका वर्णन है, एक्सप्लेनेशन है इस चीज का, तो योर आंसर विल बी no, there is no answer if there is not clearly mentioned in the constitution of India that is the president is the first citizen of India। चलो भाई, ये है आपका आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 बस इतना ही लिखा गया है कि भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। यहां से आपका आर्टिकल शुरू हो जाता है, भारत का राष्ट्रपति। आगे देखे भाई साहब, अब देखो यहां पर में जो है ना, हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना रहता, हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही देखने पड़ते हैं। वरना आप सोचिए कि आर्टिकल 52 से 78 है, 52 टू 78, इसमें से हर आर्टिकल के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑल आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द पीसीएस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। आपको कुछ आर्टिकल्स के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हो गया देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो कहा है आर्टिकल 52 में, ठीक है। अब देखिए, हम बारी आती है इलेक्शन की, प्रेसिडेंट इलेक्शन की। सबसे पहले तो यहां पर मैं यही समझ गए हैं आप सभी लोग कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट तो होता है, लेकिन होता कैसे है वो जानना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है, ठीक है। पहला इसमें आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइन तो यही आ गया कि जो आर्टिकल 55 का जो सब क्लॉज 3 है वो किससे संबंधित है ना। आर्टिकल 55(3) किससे संबंधित है, तो वो आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन से संबंधित है, ये याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो अमेंडमेंट है वो कौन सा था,
तो वो है आपका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। ठीक है, 1952। इसी के अंतर्गत जो भारत में राष्ट्रपति चुनाव होता है वो इसी के अंतर्गत होता है। ये जो आपने इनडायरेक्ट इलेक्शन जो आप सुनते हैं या फिर आपने पढ़ते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। देखो, गुप्त मतदान लिखा हुआ है, गुप्त मतदान मतलब जब वहां पे बैलेट, ये तो पहले बैलेट बॉक्स में होता है, हम कहाँ पे देते हैं, जो आपका डायरेक्ट चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो हम कहाँ पे देते हैं, ये पहले मुझे बताओ, कहाँ पे देते हैं, बताओ जल्दी फटाफट से आंसर दो, इसका आंसर हर किसी से चाहिए मुझे। आप जो डायरेक्ट इलेक्शन, अच्छा आप बैलेट बॉक्स में देते हो, आपका इलेक्शन बैलेट बॉक्स में होता है, देखा है कभी बैलेट बॉक्स में चिट्ठी गिराते हुए आप, देखा है? क्या बोलते हैं उस मशीन को, उस, अरे इतने इतने नेता चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ईवीएम हैक करवा लिया, वो करवा लिया, जीते ना हारे वो अलग बात है, ईवीएम हैक हो गया, सुना नहीं क्या ईवीएम? ये रहा ना, अपन लोग किसमें देते हैं, अपन लोगों का कहाँ पे होता है इलेक्शन, वो ईवीएम मशीन में होता है। और ये बता दो, जितने भी लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना कि ईवीएम हैक करवा लिया, वो करवा लिया, ये ऐसा मशीन है कि इसको हैक कर पाना नॉन टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा कह सकते हैं कि मैन पावर का बिल्ट है इसमें, इसको हैक करना नॉन टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, बस इतना समझो कि डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ पे होता है, ईवीएम में होता है। बट यहाँ पे बात किस चीज की गई है, तो यहाँ पे बात की गई है गुप्त मतदान, मतलब ऐसा मतदान जो हर किसी के सामने में ना हो। ठीक है, तो गुप्त मतदान किस पे होता है, बैलेट बॉक्स में होता है। ठीक है, बैलेट बॉक्स में होता था। अच्छा, मुझे आपसे एक आसान सा सवाल प्रश्न का आंसर चाहिए कि मुझे ये बताइए आप लोग कि जो ये बैलेट बॉक्स सिस्टम है वो हमारे कंट्री से क्यों रिमूव किया गया, या फिर इसमें क्यों नहीं होता है चुनाव, मुझे आंसर दीजिएगा फटाफट से आप लोग। हाँ हाँ बोलो, चुप क्यों हो गए? सेफ सेफ क्यों नहीं है, तब तो राष्ट्रपति का चुनाव ही नहीं होता, सेफ नहीं होता तो। हम्म, ठीक है, एक तो आपने चलो ये बता दिया, और कोई बताना चाहेगा? बताओ इसका आंसर। अरे बैलेट बॉक्स क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ कि बैलेट बॉक्स होता क्या है। देखो, इतना आसान चीजें आप लोगों को नहीं पता है यार, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए आप लोगों को मेरे हिसाब से। देखो, बैलेट बॉक्स जो होता है ना, बैलेट बॉक्स को कोई भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, कहीं पे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है बैलेट बॉक्स को। पता है क्यों? सबसे आसान चीज है, पता है, आपका जो पेन होगा ना हाथ में अभी, वो पेन का जो निब है ना, वही उस बैलेट बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखो, पहले के टाइम में ना ऐसे बैलेट बॉक्स रखते थे, दान पेटी देखिए, आज के टाइम में दान पेटी, है ना, यहाँ पे लोग क्या करते थे, पर्ची गिराते थे अपना, पर्ची लोग गिराते थे, ये था आपका बैलेट बॉक्स, ये था आपका बैलेट बॉक्स। और यहाँ पे लोग पर्ची गिराते थे, है ना। अब देखो ये क्या करता था, कोई मतलब विपक्षी आदमी आता था, कोई भी ऐसा आदमी इंसान आता था, वो क्या करता था, इसमें जो है ना वो इंक डाल देता था। अब इंक डाल के हिला दिया दो बार, तो पता थोड़ी चलेगा कि भाई कौन सी पार्टी का नाम लिखा हुआ है, किस बंदे ने किसको दिया हुआ है। दैट इज द मेन रीजन कि बैलेट बॉक्स को जो है वो हमारे संविधान से या फिर ईवीएम प्रणाली से जो है वो हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। उसके जगह पे क्या चीज आया, बैलेट की जगह पे आया आपका इलेक्ट्रॉल वोटिंग मशीन, ईवीएम आया है। ठीक है, तो कॉमन सी चीज है। लेकिन डायरेक्ट चुनाव किस पे होता है, ईवीएम पे होता है। इनडायरेक्ट कहाँ पे होता है, इनडायरेक्ट होता है बैलेट बॉक्स पे। अब देखो, बैलेट बॉक्स के पास जो है ना कड़ी सुरक्षा होती है, आपको इतनी कड़ी सुरक्षा होती है, उसमें एसपीजी कमांडो जितने भी होते हैं वो सब वहां पर में रहते हैं, उनकी निगरानी करते हुए। ठीक है, तो उसको कुछ करना नॉन टू इम्पॉसिबल चीज है। चलो भाई, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे इलेक्शन की, कि कैसे इलेक्शन होता है, तो इतना पता चल गया कि भाई साहब 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 55 सी में, 55 सी या फिर 3 कह सकते हैं इसको, 55 3 में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति इलेक्शन के बारे में लिखा गया है। अच्छा ये देखो, सिर्फ लिखा गया है, होगा कैसे अभी तक वो नहीं बताया है। ठीक है, अब आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन
एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, इलेक्शन कमीशन कह सकते हैं इसको, जिसमें निम्न शामिल होते हैं। ठीक है, निम्न लोग शामिल होते हैं। कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? जो मैंने आपको बताया, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये तीन जगह के लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आप देखो ये मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है मेथड ऑफ इलेक्शन, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। देखो, एक निर्वाचित विधायक के मत का मूल्य, निर्वाचित विधायक यहाँ पे किसको कहा गया है? पहले तो मुझे यही बताओ, निर्वाचित मतलब क्या होगा यहाँ पर? मैं जो इलेक्टेड है, हाँ एग्जैक्टली, जो हम जिसको हमने चुन के भेजा हुआ है। तो वो कह रहा है कि एक इलेक्टेड मेंबर का वोट का यहाँ पर में क्या होगा, मूल्य क्या है? तो कह रहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या, है ना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य। अब मान लो कि यहाँ पर में टोटल जनसंख्या है वो है 1000, और यहाँ पे कुल सदस्य है 10, कितना हो गया बताओ? इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है 1/1000 से। ठीक है, तो जितना आपका आंसर होगा उस वोट की वैल्यू उतनी होगी। ठीक है, समझ में आया? क्या वापस एक्सप्लेन करूं इसको? समझ में आया? ये फॉर्मूला होता है पीसीएस लेवल का, बट आपके काम की चीज नहीं है ये। आपको आर्टिकल्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप मेंस थोड़ी लिखोगे, मेंस भी तो आपको टिक मारना है ना? चलो देखो क्या कहता है इसमें, वापस से रिपीट कर देता हूं। कह रहे हैं कि एक इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर का मतलब कौन होता है? जिनको हमने चुना है, जिनको आपने वोट दिया है। आप समझो कि आपने मुझे वोट दिया है, ठीक है, आपने मुझे वोट दिया है, ठीक है, और मुझे जो है राष्ट्रपति को चुनना है। ठीक है, तो मेरे वोट की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई वोट? ठीक है, वैल्यू ऑफ माई वोट, वैल्यू ऑफ वोट क्या होगा? तो ये फॉर्मूला है। ये क्या है? ये फॉर्मूला है। जैसे मैथ करते हो ना तो फॉर्मूला निकालते हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इस सब का? तो वैल्यू ऑफ वोट है। तो फॉर्मूला क्या है इसका वोट निकालने का? वो ये देखो, राज्य की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। अब मान लो किसी स्टेट में 1 करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, 50 करोड़ होता है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1000 होगा किसी स्टेट का जनसंख्या। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य विधानसभा। क्या मुझे ये बताइए कि राज्य में किसी स्टेट में लोकसभा राज्यसभा होता है क्या? मुझे बताइएगा, होता है लोकसभा राज्यसभा? अरे किसी स्टेट में लोकसभा राज्यसभा होता है क्या? बताओ, आंसर दो। आपके अलावा, मानसी के अलावा किसी भी इंसान को पता नहीं है कि स्टेट में क्या होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, विधानसभा होता है, विधानमंडल होता है? नहीं पता आप लोगों को? इतना कॉमन सी चीज। अरे आपसे ही पूछ रहा हूं भाई, आंसर तो दो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? बाकी लोग कहाँ गए? कोई है क्लास में? मानसी देखना जरा, बिकॉज मैं तो नहीं देख सकता। आप लोगों तक आवाज नहीं पहुंच रही है? आप जो दो पर्सन बैठे हुए हैं यहाँ पर में, या फिर आपको ये लग रहा है कि ये तो टीचर पागल है, ऐसे ही बोल रहा है? अरे ठीक है, नहीं बोल रहे तो इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ क्लास से। रुको 1 मिनट। ठीक है, वो रिमूव देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है आप दोनों। डिसिप्लिन नहीं है तो मेरे क्लास में आने की जरूरत नहीं है। कर लेना ज्वाइन अब। ठीक है मानसी, आप देखिए, आपको पता है स्टेट में और पार्लियामेंट में जो है, पार्लियामेंट क्या होता है? ये है आपका कंट्री लेवल का। ठीक है, ये क्या है? कंट्री लेवल का। और ये क्या है? ये किसी स्पेसिफिक स्टेट का होगा। ठीक है, किसी स्पेसिफिक क्या होगा? स्टेट का होगा। यहाँ पे कोई भी स्टेट हो सकता है, बिहार हो सकता है, यूपी हो सकता है ना, वेस्ट बंगाल हो सकता है, झारखंड हो सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन, कोई भी यहाँ के लोग जो है, तो कोई भी हिसाब हो सकते हैं।
ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें विधानसभा होता है, विधानमंडल होता है, इसमें चुप होने की क्या बात है? अब नेटवर्क तो दोनों का एक टाइम पे चला जाएगा क्या नेटवर्क? सोचने वाली बात नहीं है कि दोनों का एक टाइम पे चला गया, नेटवर्क लॉस्ट हो गया। ठीक है, चलो देखो, ये मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से अपर हाउस कौन सा? अपर हाउस ये है, ठीक है, और लोअर हाउस कौन सा है? लोअर हाउस ये है। इसी हिसाब से इनमें भी कोई ना कोई अपर हाउस होगा और लोअर हाउस होगा। अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस। चलो भाई, ये हो गया आपका स्टेट के बारे में, ठीक है। और ये था पार्लियामेंट की। तो स्टेट में कौन सा होता है? विधानसभा और विधानमंडल होते हैं। इतना बेसिक चीज लोग को नहीं पता तो फिर पॉलिटी पढ़ के क्या करोगे? छोड़ दो पॉलिटी पढ़ना। ठीक है, ऊपर से पूछ रहा हूँ तो आंसर भी नहीं दे रहे हो। लग रहा है टीचर पागल है, ऐसे तो टीचर तो ऐसे ही बोल रहे हैं। देखो इधर, राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, मतलब निर्वाचित सद पहले ये समझ लिया, ये समझ लिया ना, ये वाला पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, समझ गए आप? ठीक है। दूसरा है कि राज्य की कुल जनसंख्या, ये भी समझ में आ गया होगा कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। बट्टा है ये, बट्टा, बाई बोलते हैं इसको, बट्टे। ठीक है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, राज्य विधानसभा, अभी मैंने बताया कि दो हाउस होते हैं, विधानसभा और विधानमंडल। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? विधानसभा की बात की जा रही है। मतलब राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य। अब मान लो, अब विधानसभा में मान लो कि 10 लोग होंगे, मान लेते हैं, और कुल जनसंख्या है 100, मान लेते हैं। ठीक है, उसको कितने से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है? वो 1/1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। तो जो आपका आंसर होगा ना, वही होगी वैल्यू ऑफ वोट। अब इतना समझ में आ गया क्या मानसी? इतना समझ में आया? ठीक है। दूसरा देखो, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य। आप देखो, ये कह रहा है, ये हमने देखा था स्टेट का, ये अब हम देखेंगे पार्लियामेंट का। ठीक है, ये हमने देखा पार्लियामेंट का। एक निर्वाचित सदस्य, संसद सदस्य के मत का मूल्य, सभी राज्य के विधेयकों के मत का कुल मूल्य। अब मुझे ये बताओ, पार्लियामेंट में कोई, मतलब कोई भी चला जाएगा? आपके जिले का नेता आ सकता है क्या पार्लियामेंट में? आप आंसर दीजिएगा। क्या आपके, हाँ बोलो। हाँ, पार्लियामेंट में। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूं कि लोकसभा और राज्यसभा में आपके जिले के नेता जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं ना? आपने देखो, आपने हो, आप हो ये रहे, आप ये रहे, ठीक है, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के किसको दिया? लीडर को वोट दिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के लीडर को वोट दिया। वो देगा एमएलए को वोट, या एमएलए एमपी को चुनेगा, वो वोट नहीं देगा, चुनेगा, इलेक्ट करेगा वो। ठीक है, और एमएलए एमपी चुनेंगे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? तो ये अब हमने बात कर ली थी, इनकी बात हमने कर ली थी। ठीक है, अब हम इनकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, एमएलए। तो एमएलए क्या करेंगे कि अपने जितने भी अपने से नीचे के विधायक होंगे, देखिए ये रहा ना विधायक, ठीक है, अब उनमें देखेंगे कि उनका कितना, उन्होंने जो वोट डाला है वो कितना डाला है। अभी भी नहीं समझिए, अभी इससे और आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखो, हमने इससे पहले का जो फॉर्मूला देखा था, उसमें हमने राज्य विधानसभा की बात की गई थी, और मैंने कहा कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, इन्होंने वोट दिया। जो हमारा ये आंसर लिख रहा, हमारे तो ये आंसर दो निकलता है। ठीक है, आंसर दो निकलता है। तो ये कहता है कि सभी राज्य के विधेयकों के मत का मूल्य। अब दो निकला ना इसका आंसर, निकला कि नहीं निकला? स्टेट लेजिस्लेटर का कितना निकला? दो निकला। तो दो हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा? संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अब संसद में कितने लोग बैठे हुए? मानते 10 लोग बैठे होंगे, तो उसको काट दो, 2 पंचे 10, ये रहा आपका आंसर। ये आपका आंसर निकल गया। तो इस तरीके से होता है वोट। ठीक है, इस तरीके से होता है वोट। अब ये निकलता है फॉर्मूला। तो इसमें इतना किसी भी तरीके का लॉजिक लगाने की जरूरत है क्या? ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी मतलब नहीं है इसका। ठीक है, इतना समझ में आता है क्या? पहले किसने दिया है वोट? पहले वोट दिया है आपके राज्यसभा के, सॉरी, विधानसभा के लोगों ने। विधानसभा के लोगों ने वोट दिया, उनका हमने कैलकुलेशन करके जो आंसर निकाला है, अब उसी को हम दो बट्टे में कर देंगे, और जितने भी संसद के कुल सदस्य, निर्वाचित सदस्य होंगे, उनमें उनको डिवाइड कर देंगे उनसे। जो आंसर निकलेगा वही हो गया आपका वोट का पावर, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखो, ये है आपका, अब ये है इंपॉर्टेंट। अब आगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अब इसमें क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं।
ये कह रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये ओथ की बात कर रहे हैं। ओथ का मतलब होता है शपथ, ठीक है। यहाँ पे पदावधि लिखा हुआ है, मतलब कितने दिन तक जो है वो पद पे रहते हैं, अपने पोस्ट पे रहते हैं, ठीक है। और त्याग पत्र, वो त्याग पत्र किसको देते हैं, वो मतलब ये तो इनकम्प्लीट है, बट फिर भी आई विल एक्सप्लेन द सिनेरियो, होल सिनेरियो क्या होता है इसमें। पहले मैं मुझे इसको इरेज करने दीजिए। बताइए श्रेष्ठा, आपने आंसर क्यों नहीं दिया था जब मैंने 4 से 5 बार आंसर पूछा तो क्यों नहीं दिया? ग्रुप में टेक्स्ट किया आपने ये चीज, माइक ऑन नहीं हो रहा था? देखिए, अब यहाँ पे बारी आती है शपथ की। तो हर किसी को पता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं, उनको शपथ कौन दिलवाता है? शपथ कौन दिलवाता है? तो वो दिलवाते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, है ना। अभी अच्छा, मुझे आपसे करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछना है। मुझे तो पहले ये बताए कि नए चीफ जस्टिस कौन हुए हैं इंडिया के? नए चीफ जस्टिस कौन हुए हैं? किसी को पता है? नहीं पता है तो उसको लिख लीजिएगा। संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव, या फिर आप अगर फर्स्ट नेम भी याद रखेंगे ना संजीव से, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, याद रख लीजिए मेरे बात को, किसी ना किसी शिफ्ट में तो पक्का पूछेगा। इसके बारे में पूछेगा, और टाटा ट्रस्ट और टाटा फैमिली के बारे में जरूर पूछेगा, देख लीजिएगा आप लोग। बात उसका रिकॉर्डिंग है ना, देख लीजिएगा जिस दिन एग्जाम देके आइएगा ना उस दिन, कि पूछा कि नहीं पूछा। आपके शिफ्ट में नहीं पूछेगा, लेकिन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछेगा। तो हमें रिस्क क्यों लेना, हमें तो समझ के जाना है ना। इतना आसान एक वर्ड का है संजीव, तो याद रखिएगा। नए सीजीआई कौन हुए हैं? इससे पहले सीजीआई कौन थे? इससे पहले सीजीआई कौन थे संजीव को खन्ना से पहले? हाँ, डीवाई चंद्रचूड़ थे, ठीक है। तो उनका अब उनसे कोई मतलब है हमारा? कोई मतलब नहीं है जी। ठीक है। तो जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो नए सीजीआई है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और टाटा ट्रस्ट के बारे में, ठीक है, ठीक है, और टाटा फैमिली के बारे में जो है आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ऐसे मुझे आइडिया नहीं है कि अभी कौन हुए हैं, बिकॉज मैंने करंट अफेयर्स नहीं देखा। ये करंट अफेयर्स देखा तो मैंने बता दिया आपको। देखो, राष्ट्रपति, हाँ बोलो सिस्टम। वो देख लीजिएगा क्या एम से क्या नाम था, मुझे याद नहीं है तो मैं गलत नहीं बताना चाहता आपको। देखिए, राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सीनियर न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। अब इसका मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए आप। ये पता है, नोट ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने प्रेसिडेंट अपना शपथ लेते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहते हैं, अब मान लो कि नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने में लेते हैं, ठीक है। अब वो ये नहीं है अब प्रेजेंट, तो आप कौन आएंगे? तो आप जो देखते होंगे ना, कौन आते हैं? बिल्कुल, जो सीनियर होते हैं ना, जो सीनियर होते हैं, सीनियर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो कौन लेंगे, सोच के बताइए जरा, जरा सोच के बताइए। मेरा सवाल है आपसे कि अगर राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ नहीं ले पाते हैं या फिर वो अनुपस्थित रहते हैं, तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। अगर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी एब्सेंट है, तो कौन शपथ दिलाएगा? बताओ बताओ, कोई आइडिया, कुछ आ रहा है आइडिया? उपराष्ट्रपति। देखो, अब ये तय करेगा आपका सेंट्रल सेंट्रल मिनिस्ट्री तय करेगी कि आप किसको जो है वो इलेक्ट करना चाहिए। ये किसी कहीं लिखा नहीं हुआ है कि यही देगा। दो ऑप्शन है कि दो दिलवा सकते हैं। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री तय करेगी कि इनको जो है वो शपथ आप कौन दिलवाएगा, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि ओथ का कहाँ पे है सिस्टम, क्या कह रहे हो सिस्टम?
हाँ, आपका सेंट्रल मिनिस्ट्री में इनका जो है, जैसे कि मैंने बताया ना कि इनके इलेक्शन के टाइम पे निर्वाचन मंडल बैठती है, तो कोई इस तरीके का कमेटी बना करके जो है फिर वो डिसाइड करेंगे कि उनको किसको अपॉइंट करना है ओथ के टाइम पे। ठीक है, आप बस ये याद रखिए कि किस आर्टिकल के तहत जो है ये आपका ओथ का सिस्टम है। ठीक है, चलो भाई साहब ये आपने जान लिया। कुछ पॉइंट्स और आप जान लीजिए, बिकॉज हमको 7:30 बजे तक क्लास करना है, तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, आज जो मैंने जितना भी कुछ आपको बताया, क्या उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या थी क्या? आपको ये याद रखिएगा कि पॉलिटिक्स ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जहां पे भी आते हैं तो प्रेसिडेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सिर्फ अनुच्छेद आर्टिकल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरे चीज को इग्नोर भी कर देते हैं, देन दिस इज नॉट अ हेडेक फॉर यू, बट आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन पॉलिटी। चलिए जी, दूसरा आप कौन सा है? अच्छा जी, हमने ये देख लिया। आप 60A, 60 का सब क्लॉज एक है 61। ठीक, 60 और उसका पार्ट है 1। इसमें क्या कहता है, मान लेते हैं कि आज राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हुआ है 20/10/2024, तो अब से लेकर के 5 साल तक रहेंगी ये, रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो 5 साल कब होगा? 24, तो 25, 26, 27, 28, 29, है ना? तो आप कह सकते हैं 20/10/2029, इसको आप 19 ही कंसिडर करके चलिए, 19। ठीक है, तो इस टेन्योर को, इसको ना कहते हैं टेन्योर। ठीक है, तो ये टेन्योर की बात कहां की गई है? तो आर्टिकल 60 के ए में की गई है या 1 में की गई है। बातें क्लियर है क्या? क्या बातें क्लियर है? नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये 61 नहीं है, ये है आपका 56 1। 56 1 है ये, सॉरी, ये आपका आर्टिकल 56 का ए है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए आपका। अच्छा, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें 2 ही बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है। सिर्फ कोई भी पर्सन, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड का कोई पर्सन हो, सिर्फ वो 2 ही बार क्या कर सकता है, आपका प्रेसिडेंट बन सकता है वहां का। ठीक है, प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा हो सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। संविधान में इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो ये क्या अलग करती है कि नहीं करती है, अलग हमारे दूसरे कंट्री से अलग करती है क्या हमें? तो ये आपका कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 57 में लिखा गया है कि एक व्यक्ति, वन पर्सन, हिंदी में लिख लीजिएगा कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। वन पर्सन कैन बी इलेक्टेड फॉर प्रेसिडेंट सो मेनी टाइम्स। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 57 में लिखा गया है वन पर्सन कैन बी इलेक्टेड फॉर प्रेसिडेंट सो मेनी टाइम्स। ठीक है, यहां पे डाल दीजिएगा कोमा। अच्छा जी, अगला देखिए। अब आते हैं 56 एक का ए में। आप इसका भी एक और है 56A का ए। ठीक है, इसमें कहा गया है कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? किसको देंगे त्याग पत्र, बताओ? क्या ये अपना त्याग पत्र जो है वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते हैं या फिर सेंट्रल मिनिस्टर को देते हैं? किनको देते हैं बताओ? त्याग पत्र किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, इतना बातें क्लियर है आप सभी तक? क्लियर हो गया क्या? ठीक है, अब एक चीज और देख लें, हमारे पास टाइम है, बिल्कुल टाइम है, और हम देखेंगे भी। आप देखो एक ना और आर्टिकल आप याद रखिएगा, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61, अच्छा जी, ये जो आर्टिकल 61 है ये क्या कहता है? ये कहता है, एक मिनट, हाँ, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट कह सकते हैं।
मतलब महाभियोग की बात की जा रही है, ठीक है। अब करप्शन का मामला लग गया राष्ट्रपति के ऊपर, करप्शन का, ऐसे तो हालांकि नहीं लगा है, बट करप्शन का मामला लग गया राष्ट्रपति जी के ऊपर। तो अब इतनी बड़ी पोस्ट है, बात इतना माननीय सदस्य है, ठीक है, और कह सकते हैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं अलग कंट्री के सामने, ठीक है। तो इतने बड़े पोस्ट पे कैसे किसी को नहीं रह सकते हैं, तो महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 के द्वारा। याद रखिएगा, आर्टिकल 61 के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है क्या आप लोगों को? क्या बातें क्लियर है? आर्टिकल 60, आर्टिकल 56A, 57, 56A का 1, आर्टिकल 61, ठीक है। फिर मैंने आपको अगला कौन सा बताया था, फिर से कौन सा बताया मैंने आपको, रुकिएगा 1 मिनट, है ना। फिर मैंने आपको बताया था आर्टिकल 74, 52। इसमें किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है, क्या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, समस्या है तो मुझे बताइएगा। अदरवाइज मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ राष्ट्रपति के बारे में। देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे समझाता है। लिख लिया कि आप लोगों ने ये चारों आर्टिकल? क्या कह रहे हो? ठीक है, तो आपने अगर लिख लिया हो तो फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के वीटो शक्तियां। अच्छा, आपने एक चीज मेरे से पूछा नहीं कि सर आप लाइन टू लाइन क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब कभी आर्टिकल 51 की, फिर कभी 56, कभी कुछ तो कभी कुछ। वो इसलिए मैं नहीं लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं लाइन टू लाइन पढ़ाने लगा आपको तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बुरी बुरी तरीके से, ठीक है। बिकॉज इसका उल्टा पुल्टा आर्टिकल लिखा हुआ है ना। अब देखो, अब मैं आर्टिकल बात करूँ ना वीटो शक्ति, वीटो पावर की, तो आर्टिकल 111 की बात है, ठीक है। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में आर्टिकल 74 बताया था, लेकिन था वो बहुत कॉमन चीज, है ना। तो इसको ना हम कहानी की तरह समझते हैं कि कैसे हम भारत का जो है वो राष्ट्रपति चुनते हैं, कैसे राष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति की पावर क्या होती है ना, और राष्ट्रपति के पास शक्ति कौन कौन सी होती है। और इमरजेंसी तो इसमें खास करके हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। इंदिरा गांधी जी के कृपा से हमें इमरजेंसी को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि राष्ट्रपति बनने के लिए, मुझे देश का राष्ट्रपति बनना है, क्या मैं बन सकता हूँ राष्ट्रपति? नहीं बन सकता मैं राष्ट्रपति, क्यों? ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ, दूसरा क्या होना चाहिए? मैं अपनी एज ना देखूं? एज 35 ईयर्स। अब मैं मेंबर होना चाहिए लोकसभा का? बताओ, मेंबर होना चाहिए, कंपलसरी है मेंबर होना, या फिर कंपलसरी नहीं है प्रेसिडेंट बनने के लिए? नहीं है कंपलसरी, पक्का? राष्ट्रपति बनने के लिए? ठीक है, और बताओ। चलो वो तो हर किसी में होता है। हाँ, वो जितने भी रेपुटेड पोस्ट होते हैं वो सब, उसमें तो ये कॉमन चीज है, ये ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा बताओ। देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मेंबर ऑफ लोकसभा, ये देखो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मैंने पता है क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में मिलता है कहीं कहीं। कंपलसरी नहीं होना, कंपलसरी नहीं है कि होना ही चाहिए, बट यहाँ पे ये भी नहीं कहा गया है कि उनको लोकसभा का सदस्य बनना, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या, एक ऐसा है कि देखो मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अभी बड़े लेवल पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये क्या होगा, ये कंपलसरी नहीं है,
ठीक है, लेकिन मैं टीचर तो हूं, मैं टीचर हूं ना यार, तभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कोई भी चीज को। तो क्या मैं वो पोस्ट होल्ड करता हूं अपने में? बताइएगा आप लोग। देखो, एक होता है ना सुप्रीम लेवल पढ़ाना, सुप्रीम लेवल पढ़ाना, एक होता है लो लेवल पढ़ाना। और पढ़ाता कौन है? टीचर, पढ़ाते टीचर है ना। ठीक है, यहाँ पे भी कौन पढ़ाएंगे? टीचर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों में ही टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैं सुप्रीम लेवल पे नहीं पढ़ा रहा हूं तो ये कोई कंपलसरी तो नहीं है ना यार। कंपलसरी है कहीं पे लिखा हुआ है कि आप टीचर तभी बन सकते हैं जब आप बिल्कुल बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पढ़ाएं? बिल्कुल, आप मतलब समझिए कि आपके 50-60 चैनल है यूट्यूब पे, है उस पे आपके मतलब हर जगह आपका ही नाम चल रहा है, ये कंपलसरी तो नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, तो क्या उनको हम टीचर नहीं कहते हैं? आंसर इज बिल्कुल कहते हैं। लेकिन टीचर होना जरूरी है ना, टीचर होना, शिक्षक होना जरूरी है। तो उसी प्रकार से प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति में यह बात कही गई है कि भले ही वो राष्ट्रपति लोकसभा का मतलब वो पर्सन, वो सदस्य लोकसभा का सदस्य ना हो, लेकिन उसके अंदर उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य क्या हो सके, बन सके। अब समझ में आया? क्या बातें क्लियर है? अगर मैं बताऊं कि उम्मीदवार को लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ द पीपल का सदस्य बनने की योग्यता पूरी करनी चाहिए, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, क्या कहा? उसका मानसिक संतुलन ठीक हो, पागल पागल ना हो वो, मानसिक स्थिति उसकी ठीक हो, दिवालिया ना हो वो। दिवालिया समझते हो ना किसको कहते हैं? जो बैंक करप्ट हो जाते हैं उसको दिवालिया कहते हैं। ठीक है, दिवालिया ना हो, ठीक है, और बिल्कुल स्वस्थ हो, और क्या हो, कोई भी क्रिमिनल केस ना हो, आपराधिक मामले ना हो। आप लिख लीजिएगा इस चीज को, आपराधिक मामले। ठीक है, और ये भी लिखिएगा मेंबर ऑफ लोकसभा, उपम लिखिएगा, क्वालिफिकेशन टिक मारिएगा, कंपलसरी पे क्रॉस मारिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नोट बनता है, नोट्स बनते हैं। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें होनी चाहिए वो मतलब ये पोजीशन होल्ड करने के लिए। एक चीज और है, सरकारी पद पे ना होना चाहिए। जैसे मैं अभी कौन से पद पे हूँ ये मुझे बताइएगा, सरकारी पद पे हूँ या नहीं हूँ? तो सरकारी पद होना चाहिए, सरकारी पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतना समझो। और किसी भी तरीके से अदर सोर्स ऑफ इनकम ना हो, अदर सोर्स ऑफ इनकम ना हो, ये हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं ना। तो ये रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई अलग सोर्स ऑफ इनकम ना हो, सोर्स ऑफ इनकम ना हो कोई अलग। ठीक है, समझ में आया? चलो भाई, ये था आपका कुछ। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनते हैं। मुझे मेरा कर्तव्य ये भी बनता है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि ये किस तरीके से बना जाता है। बताओ, जानना चाहेंगे आप लोग? अब दिख रहा है आप लोगों को? बोर्ड दिख रहा है मेरा? देखो, अब मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कैसे होता है, ये तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो वर्ड है ना इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये होता कैसे है? ठीक है, बैलेट बॉक्स में कैसे होता है? ठीक है, पहले तो क्या होता है, प्रस्तावना, प्रस्तावक होता है। मतलब कोई आपके नेम बोलने वाला होना चाहिए कि देखिए ये जो है वो इस बार राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार है। ठीक है, प्रस्तावक। और इसको हम क्या कह सकते हैं, समर्थक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समर्थक कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसा पर्सन होना चाहिए लोकसभा का कि वो कहे कि भाई साहब इनका नाम भी आप आगे लाइए, ये भी इस बार क्या है, रेस में खड़े हैं, कि इनको भी इस बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है। तो पहला हो गया प्रस्तावक और समर्थक। अच्छा जी, ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन कम से कम 50 प्रस्तावक के द्वारा होता है। 50 प्रस्तावक आएंगे, आपका समर्थन करेंगे। 50 प्रस्तावक का मतलब कौन हो गया? 50 एमएलए। ठीक है, या एमपी। ठीक है, तो वो अगर आपका समर्थन करेंगे तो आपका क्या होगा, मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज होंगे। ये जो 50 लोग होंगे ना, ये कौन होंगे? मेंबर ऑफ
इलेक्ट्रोल कॉलेज, मेंबर ऑफ इलेक्ट्रोल कॉलेज। मैंने स्टार्टिंग में बताया था निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है ये चीजें, ठीक है। ये हो गया। आप देखो, अब इनको ना कुछ फी भी पेमेंट करनी पड़ती है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना, तो आप कुछ फी पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इनको फी पेमेंट भी करनी पड़ती है। कितना फी पेमेंट करना पड़ता है? तो अगर राष्ट्रपति पद के लिए आप नामांकन करवाना चाहते हैं अपना, तो आपको जो है वो 15,000 रुपए डिपॉजिट करने पड़ते हैं, ठीक है। 15,000 रुपए का चेक आपको देना पड़ता है, ठीक है, उस निर्वाचन मंडल को। ये पता है, ये आपका होता है कि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए। जैसे कि आपने रेलवे का फॉर्म फिल किया होगा, तो आपने पैसा दिया कि नहीं दिया? बेशक से 250 रुपए ही दिए आपने, लेकिन दिया तो सही। तो ये क्या था? इसने आपने एक फीस, रजिस्ट्रेशन फीस दिया है, रजिस्ट्रेशन फीस। आप इसको इस तरीके से समझिए कि रेलवे आपका पैसा वापस करेगी, हाँ या ना में आंसर दीजिएगा। जब आपका सीबीटी 1 एग्जामिनेशन होगा तो रेलवे आपका पैसा वापस करेगी, बिल्कुल वापस करेगी। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर में प्रेसिडेंट हो बन जाते हैं, तो ये जो 15,000 रुपए है ये आपको वापस कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके कुछ ऑप्शंस थे, ऑप्शंस होते हैं, इलेक्शन कैसे इस तरीके से होता है। आपके लिए इतना जानना मोर देन एनफ है, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या निकला वो भी देख लीजिएगा। इसका कंक्लूजन ये निकला कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो ये है। लिख दूं क्या? लिख दूं क्या? पहला देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा, उनकी एज जो है वो कितनी हो जानी चाहिए? एटलीस्ट 35 ईयर्स, 35 साल उनकी एज हो जानी चाहिए, ठीक है। और वो कैपेबल हो, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, ठीक है। और चौथा क्या आता है आपका भाई साहब, कि कोई भी लाभ के पद पर ना आसीन हो, लाभ का पद धारण, आगे लगा लीजिएगा क्रॉस, नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि उनके समर्थन में 50 प्रस्तावक होने चाहिए। कौन होने चाहिए? 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है। तो ये 5 क्राइटेरिया होते हैं भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। बताइए, इसमें से कोई भी क्राइटेरिया मैं होल्ड करता हूं? नहीं करता हूं, ठीक है। इंग्लिश में बता दो क्या इस चीज को, ठीक है। अब इंग्लिश में इसको क्या बताऊं? सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। 35 ईयर्स इनकी एज होनी चाहिए, मिनिमम लगा लीजिएगा पीछे, ठीक है। शैल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ लोकसभा, पोस्ट ऑफ मेंबर बात बराबर ही होता है यहाँ पर में। मेरे इंग्लिश सुधारने से अच्छा है कि इस पे ध्यान दे दो। और बताओ, इसका क्या लिखूं मैं? नोट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, सपोर्टेड बाय 50, कौन लोग? प्रपोजर्स बोलते हैं ना इसको। अच्छा, मैंने जो यहाँ पर में कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें से एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कौन सा पॉइंट मैंने मिस किया है?
वो सब तो आ गया। वो सब तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ही आ गया, वो सारी की चीजें। कुछ और चीज मैंने मिस कर दिया है यहाँ पर, बताइएगा कुछ, अभी मैंने ऊपर बताएगा। इसलिए मैं आपका आईक्यू टेस्ट कर रहा हूँ कि कितना आप लोग सिंसियर है, देख रहे हैं अच्छे से। बताओ क्या मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, जो मुझे लिखना चाहिए। एग्जैक्टली exactly। अब उसे कैश देने का मन करेगा, क्या करोगे? ठीक है। ये रिफंडेबल होता है ये रिफंडेबल होता है, नहीं होता है रिफंडेबल। ये रिफंडेबल तभी होता है जब राष्ट्रपति बनते हैं। नहीं बनेंगे तो 1/6 जब तक वोट नहीं पड़ेगा इनको, तब तक ये रिफंड नहीं होगा, 15,000 भी डूब गए। ठीक है। तो रिस्क है, तो राष्ट्रपति हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में और बताना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट का सैलरी कितनी होती है, पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट। किसी को पता है कितनी होती है? 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, कितना? 1 लाख? 1 लाख तो उसके पर्सनल असिस्टेंट की भी सैलरी नहीं होगी। जी, मंथली। तो 3 से 4 लाख जो है ना, वो किसी का नहीं है। सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट है 5 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा जी, जब प्रेसिडेंट का देखा है तो वाइस प्रेसिडेंट का भी देखो। वाइस प्रेसिडेंट का कितना है पता है? इससे 1 लाख कम कर दो, 4 लाख। अच्छा जी, प्रेसिडेंट के दूसरे रूप गवर्नर, इनकी सैलरी कितनी है? अब सैलरी घटती चली जाएगी, 3,50,000 रुपए महीना। अगर 5 लाख महीना का है तो साल का कितना हुआ, बताइएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कितना मिलता है? 2,80,000। ठीक है। और जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट इनको कितना मिलता है? 2,50,000। बताओ, चीफ जस्टिस से 30,000 रुपये कम है मात्र। ठीक है। तो ये है आपका कुछ सैलरी का सिस्टम। आप समझे बबुआ कि सैलरी क्यों इतनी ज्यादा है इनकी? हाँ। 1 लाख वाले में टिक करके आते, वहां से वो कंप्यूटर जो है ना वो गलत कर देता। तब घर पे आके सोचते रहते भारी मिस्टेक हो गया हमसे। हम तो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे राष्ट्रपति को। है। लिख लिया आप लोगों ने इतना। तो आई होप मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में ऑलमोस्ट 50% बातें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए बता दी है। बताइए। हाँ। कौन? गवर्नर? पहले तो मुझे ये बताओ कि एजीआई होता कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये किसने बताया आपको? आपको क्या लगता है, पहले मुझे इसका आंसर दो। नहीं होगा। देखो, अगर आपने कहीं पे ये चीज देखा है ना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर दोनों सेम होते हैं, तो जो बता रहा होगा उसको इस बार की जानकारी नहीं होगी। जो ये पोस्ट होता है ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया है ना, और एक होते हैं गवर्नर।
ये दो पोस्ट जो होते हैं ना, ये दोनों पोस्ट अलग अलग पोस्ट होते हैं, ठीक है। और इनकी जो कह सकते हैं ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, वो कोई पॉलिटिक्स का पोस्ट नहीं है, ये एक लीगल एडवाइजर है, ठीक है। कौन है ये? एक लीगल एडवाइजर है, ठीक है। और इनको नियुक्त कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, अभी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जी, ठीक है। और ये जो है ना, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट में देखा कि उनको जो है वो लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो, उसी प्रकार से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो पोस्ट है, उसके लिए जो है उस बंदे को, उस पर्सन को क्या होना चाहिए? एटलीस्ट जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या हो? एलिजिबल हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या हो? एलिजिबल हो, ठीक है। और उनके पास जो है एटलीस्ट एटलीस्ट बात कर रहा हूं 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज में 10 ईयर एक्सपीरियंस हो? जैसे कि लीगल एडवाइजर है, तो उनको एटलीस्ट 10 साल का उच्च न्यायालय में वकालत का एक्सपीरियंस हो, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हाई कोर्ट, ठीक है जी। तो इसी को कहते हैं हम अटॉर्नी जनरल, है ना। तो पता चल गया अटॉर्नी जनरल के बारे में। अब इनका कार्यकाल जो है ना, कोई इनका जो टेन्योर है ना, कोई टेन्योर इनका फिक्स नहीं है। टेन्योर अगर आपसे कहीं पे दिख जाए ना, क्योंकि ये टेन्योर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, फिक्स नहीं है। ये आपके प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई साहब कि इनका कितने ईयर का इनका एक्सपीरियंस या फिर इनका टेन्योर होना चाहिए, ठीक है। आप देखो ये क्या करते हैं, इनका वर्क क्या है? वर्क क्या है इनका? तो वर्क भाई साहब लीगल एडवाइजर हैं तो लीगल एडवाइस देते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देते हैं, ठीक है। और अदालतों में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाया था कि अगर कोई भी बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है तो भाई उनको लेकर के आओ कोर्ट में कि भाई आपने 24 घंटे से ज्यादा इनको क्यों हिरासत में रखा है। अगर उनकी कोई गलती होती है तो सरकारी वकील मिलता है कि नहीं मिलता है। उसी प्रकार से कोर्ट में जो है ना, ऑनरेबल कोर्ट में क्या करते हैं, ये सरकार का पक्ष रखते हैं, ठीक है। सरकार का सपोर्ट करते हैं या उनके उनके समर्थन में बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यह जो है ना कानूनी सलाहकार होते हैं, और वो लाभ के किसी अन्य सरकारी पद पर नहीं होता है। मतलब इनके पास अर्निंग का सोर्स क्या है? सिर्फ यही है, और कोई अर्निंग सोर्स नहीं होना चाहिए। अब वही बात मैं करूँ गवर्नर की, तो जब हम सीएम के बारे में पढ़ेंगे तो गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, तो सीएम जो या फिर गवर्नर जो होते हैं, वो हर जैसे कि प्रेसिडेंट पूरे देश का प्रमुख होता है, उसी प्रकार से गवर्नर जो है वो स्टेट का क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, ठीक है। स्टेट का प्रमुख होते हैं। और ये इनको कौन इलेक्ट करता है? जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। तो अभी के लिए बस आप इतना ही समझिए, ये बस दो चीजें बस समझिए। और इनका टेन्योर कितने ईयर का होता है? तो 5 ईयर का इनका टेन्योर होता है, ठीक है। चलो भाई साहब ये हो गया। अब पता है, और ये राज्य के कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं, एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं किसी भी राज्य के। इतना ही बस याद रखिए, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको तो यू विल बी कंफ्यूज, ठीक है। चलो भाई, जरूरत से ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। क्लास बहुत लेंदी था आप लोगों का, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था, तो इसको कंप्लीट करना भी बहुत जरूरी था, ठीक है। तो आपको आई होप कि आप इस क्लास में आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है।